हेलो फ्रेंड्स, आर एस गुरुजी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमने जो आर एस पी का जो 100+ मार्क्स का जो टारगेटेड बैच यहाँ पर हमने जो चलाया हुआ है, 100+ मार्क्स टारगेटेड बैच, और ईओ आर ओ का जो फास्ट ट्रैक बैच है, वहाँ पर हम राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। और ये मेनली एमसीक्यू को टारगेट करते हुए या फिर आर एस और ईओ आर ओ को टारगेट करते हुए ये सारी क्लासेज रहेंगी। हम बहुत सारे फैक्ट्स या फिर हम बहुत कंसाइज या बहुत सारे सोर्स या शॉर्ट नोट्स की तरीके से हम इसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चूंकि ये फर्स्ट क्लास है और ये फ्री क्लास है, तो ये सभी यूट्यूब पर अवेलेबल है और इसके जो नोट्स हैं, मैं पर्टिकुलर जो कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पर इसके नोट्स अवेलेबल रहेंगे। बाकी ये क्लास जो है वो फ्री रहेगी। और ये जो क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक दे दूँगा। अगर आप कोर्सेज में या फिर कहीं पर भी अपीयर करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अकॉर्डिंग टू PYQ हैं, और साथ में जो RPSC का जो ट्रेंड रहा है, RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और संभावना है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ चीज़ें कवर नहीं होती हैं, वैसे तो ये जो है पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कवर हो जाए, लेकिन फिर भी RPSC बहुत सारी चीज़ें ऐसी सभ्यताएँ हैं, ऐसी सभ्यता है जो यहाँ पर कवर नहीं हो रही है, और बहुत सारी जिसके बारे में क्वेश्चंस बनने की कोई संभावना नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो बच्चों को परेशान करने के लिए देती है, तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले इस चीज़ को कवर कीजिए, उसके बाद में आप चाहें तो और ज़्यादा कवर कर सकते हैं। मतलब ये वो है कि मतलब मान लो 200 पेज के नोट्स हैं और वहाँ पर वो पेज 50 पेज जहाँ से करीब 80% क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं वो वाला मैटर यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। अब अगर आपको 20% एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी है, तो आप बाकी 150 पेजेस आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। तो बाकी ये टारगेटेड बैच है और फास्ट ट्रैक बैच है, दैट्स वाई यहाँ पर मैं बहुत कंसाइज में यहाँ पर कवर कर रहा हूँ और कोशिश रहेगी कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बनते हैं वो उत्खनन से रिलेटेड बनते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको याद नहीं रहते हैं, तो इसको बार बार याद करना है। तो अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा जो सभ्यता है उसका जो उत्खनन किया बीबी लाल BK थापर ने किया। आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया है HD सांकलिया ने। बैराट सभ्यता का उत्खनन किया है दयाराम साहनी ने। बागोर सभ्यता का किया है VN मिश्र ने। इसमें बताने जैसा कोई नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये याद करना है, और इसको बार बार आप इस वीडियो को 4-5 बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता की अगर अपन बात करें, तो रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने यहाँ पर इसका उत्खनन किया था, गणेश्वर सभ्यता का। गिलूंड सभ्यता की बात करें तो BB लाल यहाँ पर गिलूंड सभ्यता का उत्खनन किया है। माध्यमिका जो है सभ्यता, उसका जो उत्खनन हुआ है भंडारकर के नेतृत्व में हुआ है। बालाथल सभ्यता है, उसका जो उत्खनन हुआ है VN मिश्र के नेतृत्व में हुआ है। रेड टोंक सभ्यता की बात करें, रेड जो सभ्यता है रेड टोंक में है, केदारनाथ पुरी ने इसका उत्खनन उनके निर्देशन में हुआ है। रंगमहल जो सभ्यता है, ये हन्नारिड के निर्देशन में हुआ है। ओजियाना जो सभ्यता है BR मीणा के निर्देशन में यहाँ पर इसका उत्खनन हुआ है। चंद्रावती सभ्यता की बात करें तो जेम्स टोड के निर्देशन में ये यहाँ पर उत्खनन हुआ है। तो ये उत्खनन से रिलेटेड ये कंटेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ये उत्खनन से रिलेटेड। अब खोज की बात करें तो जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर खोज से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो कि कालीबंगा का जो खोज किया है वो अमलानंद घोष ने किया है, और आहड़ सभ्यता की जो खोज की वो AK व्यास और रत्नचंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर खोज की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई एक क्वेश्चन ये भी बनते हैं यहाँ पर वो कि भाई कौन सी जो सभ्यता है वो कौन से ज़िले में स्थित है, कौन से ज़िले में। जैसे ये सभ्यता है और ये कौन से ज़िले में स्थित है, तो ज़िले वाली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के किनारे, क्योंकि ज़्यादातर जो सभ्यताएँ हैं वो नदी के किनारे पर यहाँ पर डेवलप हुई है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो अगर अपन बात करें कि भाई आहड़ सभ्यता है, तो वो आहड़ जो सभ्यता है वो उदयपुर में ये अवस्थित है। आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे ये विकसित हुई है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतले नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में साबी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। गिलूंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे। बैराट सभ्यता विराटनगर में बाणगंगा नदी के किनारे ये डेवलप हुई है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं, कौन कौन से नदी के किनारे ये चीज़ें ये सभ्यताएँ डेवलप हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भाई कौन जो पर्टिकुलर जो सभ्यता है वो कौन से जिले में अवस्थित है। तो सुनारी सभ्यता है वो झुंझुनू में, सुनारी झुंझुनू। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में। ईसवाल जावर जो है उदयपुर में है। ओजियाना भीलवाड़ा में है। नाडोल जो सभ्यता है वो पाली में है। माध्यमिका नगरी जो सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चंद्रावती सभ्यता जो है सीकर और माउंट आबू में डेवलप हुई है। बालाथल जो सभ्यता है वो उदयपुर में डेवलप हुई है, जहाँ से मेनली क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। तो ये जो सभ्यताएं हैं ये इस तरह के क्वेश्चन, या तो सभ्यता बनेगी किसने खोज किया है, या क्वेश्चन बनेगा उत्खनन किसने किया है, या फिर क्वेश्चन बनेगा कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन से ज़िले में अवस्थित है। और लास्ट में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पर्टिकुलर जो सभ्यता है उससे कौन कौन से अवशेष मिले हैं, या क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिली हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, इसके इर्द गिर्द ही आपको कंटेंट तैयार करना है, याद करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि पुरा पाषाण जो सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ पर मिलते हैं। तो बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, जायल होकरा ये जो जगह हैं यहाँ पर पुरा पाषाण सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। मध्य पुरा पाषाण की बात करें तो लूनी घाटी जो डीडवाना जो सभ्यता है वहाँ पर ये मध्य पुरा पाषाण के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। पुरा पाषाणकालीन उपकरण की अगर बात करें तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भानगढ़ से प्राप्त हुए हैं, भानगढ़ अलवर में है पुरा पाषाणकालीन उपकरण। एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे अवशेष, उसके जैसे सिमिलर अवशेष या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कौन कौन सी सभ्यताओं में मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता, कर्णपुरा सभ्यता, आहड़ या आहड़ को चाहे आहड़ बोल दो या आहड़ बोल दो, कालीबंगा, कर्णपुरा और आहड़ सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं राजस्थान में। तो ये चीज़ें यहाँ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई, जैसे कालीबंगा प्रथम सभ्यता किसको बोला गया है। तो जो सौथी जो सभ्यता है उसको बोला गया है कालीबंगा प्रथम, और इसका खोज किसने की है, अमलानंद घोष ने की है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लोह युगीन सभ्यता के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो लोह युगीन सभ्यता के नोह भरतपुर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नोह सभ्यता कहाँ पे है, भरतपुर में है। तो जैसे मैंने वो बताया तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया, नोह सभ्यता भरतपुर में, नोह भरतपुर, विराटनगर, जोधपुरा, सांभर जो जयपुर में है ये सभ्यता, रेड सभ्यता, नगर सभ्यता, नेनवा सभ्यता टोंक में, तो ये लोह युगीन सभ्यता के उदाहरण हैं। भीनमाल जो है सभ्यता जालोर में, ये भी क्या है, लोह युगीन सभ्यता के उदाहरण है। नगरी सभ्यता जो चित्तौड़गढ़ में है वो लोह युगीन सभ्यता है। चक 84 तरखान वाला ये गंगानगर के जो जगह हैं यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो नोह, विराटनगर, जोधपुरा सांभर, रेड नगर टोंक, भीनमाल, नगरी, चक 84 तरखान वाला ये क्या है, लोह युगीन सभ्यता के यहाँ पर अवशेष यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जाख बाबा प्रतिमा जो है वो कहाँ पर मिली है। तो नोह में यहाँ पर जाख बाबा प्रतिमा मिली है। गिलूंड सभ्यता की बात करें तो गिलूंड सभ्यता कैसी है, ताम्र प्रस्तर युगीन सभ्यता है गिलूंड सभ्यता। बाकी इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा ध्यान करने योग्य नहीं है। गिलूंड सभ्यता में जाख बाबा प्रतिमा ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोह में मिली है। गिलूंड सभ्यता की बात करें तो ताम्र प्रस्तर युगीन सभ्यता है। बागोर सभ्यता की अगर बात करें तो बागोर भीलवाड़ा मैंने बताया है आपको। तो बागोर जो सभ्यता है वहाँ पर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, लघु पाषाणकालीन उपकरण यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता से। रेड नगर टोंक की बात करें, रेड टोंक जो सभ्यता है, रेड सभ्यता जो है टोंक में, वहाँ पर अपोलो डोट्स का सिक्का मिला है। तो आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपोलो डोट्स का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जिले का अगर नाम आ जाए तो टोंक आएगा, और अगर सभ्यता का नाम आ जाए तो रेड सभ्यता आएगा, कि रेड सभ्यता से यहाँ पर अपोलो डोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। बालाथल सभ्यता की अगर बात करें तो बालाथल सभ्यता से क्या अवशेष मिले हैं। तो यहाँ 11 कमरों का भवन प्राप्त हुआ है, इसके अवशेष यहाँ पर मिले हैं 11 कमरों का भवन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बालाथल जो उदयपुर सभ्यता है वहाँ पर 11 कमरे का भवन यहाँ पर अवशेष में मिला है। कालीबंगा सभ्यता की अगर अपन बात करें तो देखो कालीबंगा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें ऐसी हैं जो भूल सकते हैं तो वो ये चीज़ें, जैसे यहाँ पे दोहरी रक्षा प्राचीर यहाँ पर मिली है, दोहरी रक्षा प्राचीर, और ये गग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। तो ये चीज़ें तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ा हो गया आपने, हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे, तो ये कालीबंगा सभ्यता है। यहाँ पर दोहरी रक्षा प्राचीर, 2 टीले मिले हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता है। जुते हुए खेत, नाली वगैरह, यहाँ पे जो ये सभ्यता है कालीबंगा में अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मेनली जो भूल सकते हैं अपन वो है फसल, यहाँ पर गेहूँ, जौ, चना और सरसों, इसके अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, कि ये लोगों को जानकारी थी गेहूँ, जौ, चना और सरसों की।
एक हम बात करते हैं भाई यहाँ पर जो कालीबंगा सभ्यता के जो सिमिलर अवशेष हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी, जो पाकिस्तान में कोटदीजी एक जगह है, वहाँ पर यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के सिमिलर अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब अगर कालीबंगा सभ्यता की अलग जो चीज़ें हैं, जैसे अग्निकुंड के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं, जूते खेत के यहाँ पर अवशेष मिले हैं, फसलों के अवशेष मिले हैं, जो ये वाली फसल है उनके अवशेष यहाँ पर मिले हैं, मिट्टी की जो ईंट हैं उनके चबूतरा यहाँ पर चबूतरे के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर यहाँ पर बनाई जा रही थी, तो दोहरी रक्षा प्राचीर के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। बाकी ये चीज़ें आपको ध्यान करने की है। तो ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, घग्गर में है और हनुमानगढ़ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपन कालीबंगा सभ्यता ही पढ़ते हैं जब अपन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। तो देखो आहड़ सभ्यता जो है ये बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे विकसित हुई है उदयपुर में। ठीक है, अब यहाँ पर में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इसको ताम्रवती नगरी भी बोला जाता था, आघाटपुरी भी बोला जाता था और आहड़ भी बोला जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर इसको आहड़ की जगह एक दूसरा चीज़, आहड़ तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आहड़ की जगह आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, इसको पुराना नाम इसका जो था धूलकोट था। आसपास का जो स्थानीय नाम था वो क्या था, धूलकोट था। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता से रिलेटेड है, आघाटपुर आहड़ सभ्यता को बोला जाता है, धूलकोट जो स्थानीय नाम है वो किसका है, आहड़ सभ्यता का है। अब बात करते हैं ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है, इसको बनास संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे ताम्रपाषाण युगीन बनास संस्कृति इसको बोला जाता है। और चूंकि ये ताम्रपाषाण युगीन है तो यहाँ के लोग ये ताम्र को, जो तांबा जो है उसको गलाने के बारे में जानते थे। इनका व्यवसाय जो था वो ताम्र गलाना था और उससे वस्तुएं निर्माण करना था। तो ताम्रपाषाण युगीन जो सभ्यता है तो तांबे से परिचित थे, तांबे को गलाने से रिलेटेड यहाँ पे भट्टियाँ मिली हैं, तांबे से रिलेटेड यहाँ पर इनका जो बर्तन बनाते थे व्यवसाय इससे रिलेटेड यहाँ पर था। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोरे बंखूट क्या है। तो गोरे बंखूट हैं अनाज रखने के जो है ना, अनाज रखने के मदभांडे यहाँ पर मिले हैं। तो गोरे बंखूट कहाँ से रिलेटेड है, आहड़ सभ्यता से रिलेटेड है। एक यहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो ये भी किससे रिलेटेड है, आहड़ सभ्यता से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भूल सकते हैं अपन। ठीक है, एक यहाँ पर बात कर सकते हैं 2 मुंह का चूल्हा जो मिला है वो किस सभ्यता से मिला है, आहड़ सभ्यता से। सिलबट्टा कहाँ पे मिला है, आहड़ सभ्यता से मिला है। और यहाँ पर बाह्य संपर्क का संकेत मिलता है, लेपिस लाजुली एक यहाँ पर मिला है, उससे बाह्य संपर्क की भाई इस सभ्यता का संपर्क बाहरी जगह से भी था, बाह्य जगह से भी था, तो उसका संकेत यहाँ पर है लेपिस लाजुली। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एक यहाँ पर आप कह सकते हो कि आहड़ सभ्यता वाले जो लोग थे ये तांबा से परिचित थे, लोहा से परिचित थे और टिन जो है उससे परिचित थे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, तांबा, लोहा और टिन से परिचय यहाँ के लोगों का था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आहड़ सभ्यता के बारे में ध्यान रखने, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैराट सभ्यता की। तो बैराट सभ्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पर बैराट सभ्यता के बारे में ध्यान रखनी है कि भाई मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बैराट सभ्यता की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर देखो इंडो ग्रीक के 18 सिक्के मिले हैं, शासक मिनेंडर के 16 सिक्के मिले हैं। तो अगर सिक्के से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जा रही है तो बैराट सभ्यता आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि या तो इंडो ग्रीक के बारे में बोला जाएगा या शासक मिनेंडर के बारे में बोला जाएगा। तो इनके 16 सिक्के 18 सिक्के बैराट सभ्यता से मिले हैं। चित्रित शैलाश्रय के जो अवशेष मिले हैं इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, बैराट सभ्यता से मिलती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर कि उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने, कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी, तो ये तीनों का योगदान जो था वो किस सभ्यता से था, तो बैराट सभ्यता से था। तो दयाराम साहनी, कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। एक यहाँ पर भाब्रू शिलालेख मिला है, जो किसने खोजा है, कैप्टन बर्ट ने खोजा है भाब्रू शिलालेख। तो ये भाब्रू शिलालेख किसका था, अशोक का भाब्रू शिलालेख है, कैप्टन बर्ट ने खोजा है। और ये किसका, कहाँ से खोजा है, बीजक पहाड़ी से खोजा है। तो इतना डीप वैसे पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेते हैं तो फिर भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, बीजक पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख खोजा गया है। एक यहाँ पर है एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बैराट जो शिलालेख है वो उस लघु शिलालेख की, जो बैराट शिलालेख है इसको लघु शिलालेख भी बोला जाता है। तो लघु शिलालेख की खोज किसने की थी, तो सम्राट अशोक ने यहाँ पर इसकी खोज की थी।
एक यहाँ पर तीन जो मेनली जो अवशेष मिले हैं वो तीन पहाड़ियों से मिले हैं, तीन डूंगरी से मिले हैं, तीन पहाड़ी से मिले हैं। एक तो बीजक पहाड़ी से, एक भीम डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, एक है महादेव डूंगरी, महादेव पहाड़ी, महादेव डूंगरी। तो बीजक, भीम जी और महादेव ये किससे रिलेटेड हैं? बैरार सभ्यता से रिलेटेड हैं। एक ये बात बोली जा सकती है भाई अशोक से रिलेटेड, अशोक वगैरह के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। बौद्ध युगीन संस्कृति बोली जा सकती है, बौद्ध संस्कृति इसको बोली जा सकती है कि बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? बैरार से मिले हैं। एक इसको मौर्य युगीन, मौर्य युगीन जो है मौर्यकालीन या मौर्य युगीन सभ्यता भी बोला जा सकता है। मौर्य युगीन या मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं? बैरार से मिलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रख सकते हो। तो मेनली इसमें ये इंपॉर्टेंट था और इसके इर्द गिर्द ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके नोट्स हैं जो आपको अभी क्लास में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और देखो यहाँ से मेनली क्वेश्चन जो बनते हैं कि वो ये बनते हैं जैसे गोसुंडी अभिलेख है, तो गोसुंडी अभिलेख जो है वो कौन से ज़िले में अवस्थित है या कौन सी भाषा, या इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कौन सी जगह से हैं इससे बनते हैं, या कौन सी ईस्वी में इसका निर्माण मतलब बनाया गया, मतलब को गोसुंडी अभिलेख कब से कब इसको रचा कब गया, किसी प्रशस्ति वगैरह को कब, कौन सी ईस्वी से रिलेटेड है, कौन सी लिपि में यह लिखा गया है, इससे क्वेश्चन बनता है। बाकी मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो आपको मेंस पर्पज से बनाए हैं कि आपको हर एक अभिलेख के बारे में 2 या 3 पॉइंट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन गोसुंडी अभिलेख आया हुआ है क्वेश्चन पहले, तो अगर आपको 2 या 3 पॉइंट पता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, आपको फुल नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत जो है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। अब दूसरा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2। देखो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि विक्रम संवत जो है लगभग ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी विक्रम संवत जो है ईस्वी अगर आपको दिया हुआ और उसमें अगर 57 जोड़ दें, 57 जोड़ दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? विक्रम संवत मिल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर चल रहा है 2024, इसमें 57 जोड़ दिया जाए तो 7 4 11 से 1 6 2 8 2081, तो 2081 विक्रम संवत यहाँ पर चल रहा होगा। तो विक्रम संवत अगर निकालना है तो ईस्वी में 57 यहाँ पर जोड़ दो तो यहाँ पर विक्रम संवत निकल जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस वजह से ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि विक्रम संवत में पूछा जाता है और आपको ईस्वी याद है तो उसमें 57 जोड़ दो, और अगर आपको ईस्वी याद, विक्रम संवत याद है, ईस्वी निकालना है तो उसमें -57 कर दीजिए। अब हम बात करते हैं घोसुंडी अभिलेख की। तो देखो घोसुंडी अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। घोसुंडी एक जगह है वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और ये भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, सबसे प्राचीन सोर्स है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो घोसुंडी चित्तौड़गढ़, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इसके प्रशस्तिकार क्या थे, कौन थे? अत्रि कवि थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रशस्तिकार कौन थे? अत्रि कवि यहाँ पर इसके प्रशस्तिकार थे। बापा और हमीर इनका वर्णन है। बापा से हमीर तक का जो शासन रहा है वहाँ वो पूरा वर्णन यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दिया गया। चित्तौड़गढ़ में है प्रशस्तिकार अत्रि कवि, बापा हमीर जो शासक रहे हैं उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। तीसरा है यहाँ पर चीरवा शिलालेख। चीरवा जो शिलालेख है ये उदयपुर में है। चीरवा शिलालेख उदयपुर में है। 1273 ईस्वी, ये ध्यान रखना है, 1273 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी चीरवा शिलालेख की। संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके प्रशस्तिकार हैं रत्न प्रभ सूरी। इसके शिल्पी थे देहलन थे। गुहिल वंश शासकों की उपलब्धि का वर्णन यहाँ पर मिलता है चीरवा शिलालेख में। तो इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? चीरवा शिलालेख में उदयपुर 1273 ईस्वी, संस्कृत भाषा में, प्रशस्तिकार रत्न प्रभ सूरी, शिल्पी देहलन, गुहिल वंश के शासकों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है चीरवा शिलालेख में। अब राज प्रशस्ति की बात करते हैं। राज प्रशस्ति की रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज प्रशस्ति यहाँ से पूछा जा सकता है। पूछने का कारण यह है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1676 ईस्वी में इसका रचना हुई है। रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और राजसमंद में ये अवस्थित है। तो राज प्रशस्ति रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग, संस्कृत राजसमंद में, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। 1676 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। बिजोलिया शिलालेख तो विक्रम संवत 1226, विक्रम संवत 1226 ध्यान रखना है, इसका निर्माण हुआ। और अजमेर के जो सांभर के जो चौहान शासक हैं उनका वर्णन कहाँ पे मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। तो जब आप उत्पत्ति की बात करोगे या इनके बारे में जो पढ़ोगे
राजस्थान हिस्ट्री में, तो उसमें भी आएगा कि अजमेर के जो सांभर के जो चौहान है उसके शासकों का वर्णन जो है बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। और यहाँ पर चौहान जो है उनको वत्स गोत्र ब्राह्मण बोला गया है इस शिलालेख के अकॉर्डिंग। तो जब अपन उत्पत्ति की बात करते हैं चौहानों की, तो चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण जब बोला गया तो किस में बोला गया है, बिजोलिया शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। तो बिजोलिया शिलालेख से रिलेटेड क्या है, बिजोलिया भीलवाड़ा में 1226 विक्रम संवत अजमेर सांभर के चौहान शासकों का वर्णन, चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बोला गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजोलिया प्रशस्ति। तो बिजोलिया प्रशस्ति जो है इसके रचयिता थे गुणभद्र, इसके रचयिता थे गुणभद्र। वासुदेव चौहान के, यहाँ पर इसमें बोला गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया, इससे रिलेटेड जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो बिजोलिया प्रशस्ति में मिलती है। इसके रचयिता ध्यान रखना है, गुणभद्र इसके रचयिता थे। आबू के अभिलेख या प्रशस्ति की अगर बात करें तो इसकी रचना की है सोमेश्वर, जिसका दूसरा नाम सुखचंद भी था। सोमेश्वर या सुखचंद ने इसकी रचना की है आबू के अभिलेख या प्रशस्ति की। और इनको नेमिनाथ मंदिर देलवाड़ा जो है, नेमिनाथ मंदिर वहाँ पे इनको रखवाया गया है। नेमिनाथ मंदिर देलवाड़ा में इनको रखवाया गया है, वहाँ पे ये अवस्थित हैं आबू के अभिलेख या प्रशस्ति। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपराजित के अभिलेख, अपराजित के जो शिलालेख हैं उसके रचयिता। तो अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है, दामोदर हैं। और यहाँ पर जो मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित है उसका यहाँ पर वर्णन मिलता है, तो उसके जो शौर्य गाथाएं या उसके जो भी उसने काम करवाए उसका वर्णन मिलता है अपराजित के शिलालेख में। तो इसका रचयिता कौन है, दामोदर है। रायसिंह प्रशस्ति की बात करते हैं, बीकानेर, ये भी इंपॉर्टेंट है रायसिंह प्रशस्ति। तो रायसिंह प्रशस्ति कहाँ पे है, बीकानेर में है। और यहाँ पर इस प्रशस्ति में बीका से जो रायसिंह तक के जो शासक रहे हैं उनके सभी का वर्णन इस प्रशस्ति में मिलता है। और इसका निर्माण कराया महाराजा रायसिंह ने। तो महाराजा रायसिंह से पहले जो बीका से लेकर उस तक के जो जितने भी शासक थे उनके सबका वर्णन यहाँ पर मिलता है रायसिंह प्रशस्ति में। अब बात करते हैं घटियाला प्राकृत अभिलेख। तो घटियाला प्राकृत अभिलेख कहाँ पे है, घटियाला जोधपुर में है। संस्कृत प्राकृत भाषा में ये लिखा गया है। प्रतिहार शासक कुक्कुक का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। इसके रचयिता कौन है, मग है। तो घटियाला प्राकृत अभिलेख घटियाला जोधपुर में, घटियाला जोधपुर में संस्कृत भाषा, संस्कृत प्राकृत भाषा में प्रतिहार शासक कुक्कुक का वर्णन है। और रचयिता को कौन है, इसके मग है, रचयिता कौन है, मग। बड़वा यूप अभिलेख। तो बड़वा यूप अभिलेख के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़वा यूप अभिलेख है कोटा में। यहाँ पर तीन यूप पर लेख किया गया है। मोखरी वंश के शासकों का यहाँ पर वर्णन किया गया है बड़वा यूप अभिलेख में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है राजसमंद में, रचयिता थे इसके कवि महेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद में, रचयिता कवि महेश थे। देवनागरी लिपि में ये वर्णन किया गया है, भाषा इसकी संस्कृत है। और मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली का वर्णन यहाँ पर मिलता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद, रचयिता कवि महेश, देवनागरी लिपि, भाषा संस्कृत, मेवाड़ महाराणा वंशावली का वर्णन यहाँ पर मिलता है। बरली शिलालेख की अगर बात करें तो अजमेर में बरली शिलालेख है, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बरली शिलालेख। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है, शिलालेख है, वो कहाँ पर है, बरली शिलालेख अजमेर में, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम, और ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। हम बात करते हैं चिकली ताम्रपत्र। चिकली ताम्रपत्र है, उसमें क्या मिलता है, तो किसानों से वसूल की जाने वाली जो विविध लाग बाग का जो जानकारी है वो किस में मिलती है, चिकली ताम्रपत्र मिलती है। और जौहर का जो रिलेटेड से जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है, पूर्व ताम्रपत्र में मिलता है। चिकली ताम्रपत्र विविध लाग बाग से रिलेटेड, पूर्व ताम्रपत्र जौहर से रिलेटेड, जौहर का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे जो हाड़ी रानी कर्मावती ने जो जौहर किया था उसकी जानकारी मिलती है पूर्व ताम्रपत्र में। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अभिलेख कौन से हैं और उसके स्थान कौन सा है। तो मैंने अभी और बहुत सारे बताए, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बसंतगढ़ जो अभिलेख है वो सिरोही में है, मानमोरी अभिलेख है जो चित्तौड़गढ़ में है, चीरवा अभिलेख है जो उदयपुर में है। बसंतगढ़ सिरोही, मानमोरी चित्तौड़गढ़, चीरवा उदयपुर। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है, जैसे बिजोलिया शिलालेख, चीरवा, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति। तो सिर्फ श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कहाँ पे है, उदयपुर में है। रणकपुर प्रशस्ति पाली में है। तो बिजोलिया का जो है ये इसका निर्माण कब हुआ, 1226 विक्रम संवत, 1330 विक्रम संवत, 1485 श्रृंगी ऋषि, 1496 रणकपुर प्रशस्ति। और अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर आपको 50 जो मैंने बताया 57 यहाँ पे माइनस कर लेना है। तो बिजोलिया जो है वो 1170 ईस्वी,
चीरवा जो है 1273, संगे ऋषि 1428 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। एक यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई अचलेश्वर जो है वो 1285 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। बिजोलिया जो अभिलेख है उसका 1170 में हुआ ईस्वी में निर्माण। कुंभलगढ़ जो है 1460 में हुआ। चीरवा जो है उसका हुआ 1273 ईस्वी में। तो ये चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक यहाँ पे हम सिक्कों के से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाता है कि सिक्कों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिक्कों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहली बात है, राजस्थान में जो प्राचीन सिक्के हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको आहत बोलते हैं। राजस्थान के सबसे जो प्राचीन सिक्के हैं उनको बोला जाता है आहत। नेक्स्ट बात करते हैं, डोडिया सिक्के कहाँ से रिलेटेड हैं? जैसलमेर का सिक्का था डोडिया सिक्का। झाड़शाही सिक्का था जयपुर का, ये कछवाहा वंश ने शुरू किया था, जो शासक थे उन्होंने शुरू किया। गधिया सिक्का था, वो गधे के मुंह जैसा दिखता था, तो ये उदयपुर का सिक्का था। विंशोपक जो सिक्का था वो चाहमन वंश का था। विजयशाही सिक्का था वो बीकानेर जोधपुर से रिलेटेड है। विजयशाही सिक्का जोधपुर से रिलेटेड है। डब्बूशाही सिक्का मारवाड़ से, अखिलशाही जैसलमेर से, गजशाही जोधपुर से। विक्टोरिया से रिलेटेड सिक्के बीकानेर के हैं, जिनको गंगाशाही सिक्के बोला गया था। मेवाड़ के सिक्के कौन कौन से? ढींगला है, भिंडरिया है, नाथद्वारिया है। इक्तीसंदा सिक्का कहाँ का है? कुचामल टकसाल में इसका निर्माण हुआ था। कुचामल में एक टकसाल थी, वहाँ पर इक्तीसंदा यहाँ पर सिक्के का निर्माण हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भाई मेवाड़ के सिक्के कौन कौन से हैं? ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है। तो मेवाड़ के सिक्के कौन कौन से हैं? चित्तौड़ी, ये भी मेवाड़ में आप याद रख सकते हो। भिलाड़ी मेवाड़ के क्षेत्र में है। उदयपुरी मेवाड़ क्षेत्र में है। फतेहशाही वो भी यहाँ पर है। तो चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, फतेहशाही, भोपाल शाही, ये सब क्या है? मेवाड़ के सिक्के हैं। ढींगला, त्रिशूलिया, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, शाह आलमी, ये सब क्या है? मेवाड़ के सिक्के हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं कि भाई ये जो सारे नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल, जो कोर्सेज हैं वहाँ पर ही सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप ये नोट्स ले सकते हो। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करना है आपको। इससे अलावा सारी क्लासेज हम यहाँ से बाद में कोर्सेज में करेंगे। ये क्लास फ्री थी जो आपको सबको अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।